नमस्कार मित्रों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी और संस्कृत, मतलब हिंदी विषय में जो संस्कृत का प्रश्न पत्र आता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जो संस्कृत के कवि होते हैं उनके विषय में कई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आज मैं महाकवि भास के विषय में लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें भास का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा उनके नाटकों का वर्णन किया गया है। मतलब उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके जो 13 नाटक हैं उनके विषय में इसमें बताया गया है। और मुझे नहीं लगता इससे बाहर से कुछ हिंदी विषय में जो संस्कृत पूछी जाती है उसके अतिरिक्त यदि किसी का जीवन परिचय या नाटक आएगा तो इससे अधिक आएगा। कहने का अर्थ ये, आप भास, कालिदास और अन्य जितने भी महाकवि हुए हैं उनके सब के विषय में इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ेंगे, फिर उनसे संबंधित प्रश्न भी आप करेंगे। तो आज भास के विषय में उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके जो 13 मुख्य नाटक उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो भास जी जो हैं ये संस्कृत में सबसे पहले महाकवि हुए हैं, सबसे पहले नाटककार। मतलब ये कालिदास से भी पहले के हैं, ये कालिदास से भी पहले के हैं। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संस्कृत में सबसे पहले नाटककार कौन है या सबसे पहले महाकवि कौन है। तो आपका उत्तर होगा भास जी। इनके नाटकों की संख्या कितनी है? तो ये है 13। इनका समय पूरी तरह से निश्चित नहीं है और जयदेव जी ने अपने प्रसन्न राघव नामक जो उनका नाटक था उसकी भूमिका में इन्होंने महाकवि भास को कविता कामनी का हास कहा है। क्या कहा है? कविता कामनी का हास कहा है। किसने कहा है? जयदेव जी ने अपने नाटक प्रसन्न राघव की भूमिका में। इसके अतिरिक्त वाणभट्ट जी ने विजय स्तंभ जो मंदिरों पर लगे होते हैं वही इन्होंने इनके काव्य को कहा है, इनके नाटकों को कहा है। मतलब उनके कहने का थे नाटकों, इनके नाटक जो है वो मंदिर पर लगने वाले पताका के समान है। अब आगे देखते हैं महाकवि भास के विषय में। तो महाकवि भास का परिचय, कवि का नाम क्या है? भास। प्रामाणिक जीवन परिचय इनका अज्ञात है। मतलब जैसा कि ये सबसे पहले महाकवि हुए हैं, नाटककार हुए हैं संस्कृत के, ये कालिदास से भी पहले के हैं, तो इनका प्रामाणिक जीवन परिचय जो है वो अज्ञात है। इनकी उपाधि क्या है? धावक। यदि इनकी उपाधि पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? धावक। गोत्र क्या है इनका? अगस्त गोत्र की हैमोदिक शाखा में भास गोत्र है। अगस्त गोत्र की हैमोदिक शाखा में भास गोत्र है। इनका जन्म समय वैसे तो अज्ञात है, लेकिन जो विद्वानों के द्वारा माना गया है वो है 100 ईस्वी पूर्व, 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य, 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। ये उपासक किसके थे? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये किसके उपासक थे? वैष्णव धर्म के। ये वैष्णव धर्म के उपासक थे। इनकी काव्य रीति क्या है? तो वो थी वैदर्भी। क्या थी? वैदर्भी। आगे देखते हैं इनके नाटकों में, इनके काव्य में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो ये है प्रसाद, माधुर्य एवं ओज। काव्य गुण कितने होते हैं मित्रों? मुख्य रूप से 3 ही माने गए हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण। और ये तीनों ही गुण इनके काव्य, इनके नाटकों में विद्यमान हैं। तो प्रसाद या माधुर्य गुण कहाँ होता है? देखो, माधुर्य गुण वहां होता है जहां कविता बहुत सरस हो, जिसको पढ़ते ही पाठक बिल्कुल भाव विभोर हो जाए। जैसे श्रृंगार रस हो गया, करुण रस हो गया,
इसमें सबने माधुर गुण की प्रधानता होती है। प्रसाद गुण कहाँ होता है? वो सरल सरस कविता जिसको पढ़ते ही तुरंत उसका अर्थ पाठक की समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रसाद गुण। ओज गुण कहाँ होता है? जैसे वीर रस वगैरह का जहाँ वर्णन होता है वहां ओज गुण होता है। तो इनके काव्य में, इनके नाटकों में प्रसाद, माधुर्य एवं ओज तीनों ही गुण विद्यमान हैं। आगे देखते हैं रस कौन कौन से हैं इनके में। तो मुख्यतः इनके में श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार मुख्यतः श्रृंगार एवं वीर रस का प्रयोग है इनके काव्य नाटकों में। किसके? भास जी के। कौन से रस है? मुख्य रूप से श्रृंगार रस और वीर रस। शैली क्या है इनकी कविता की? सरल भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने और अकृत्रिम शैली है। अकृत्रिम माने मतलब कृत्रिम बनावटी शैली नहीं है, स्वाभाविक शैली है। स्वाभाविक और सरल सरस भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। इनके प्रिय अलंकार कौन कौन से हैं? इनके प्रिय अलंकार हैं अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक। ये इनके प्रिय अलंकार हैं। वैसे तो और बहुत से अलंकार हैं, लेकिन जो इनके प्रिय अलंकार हुए हैं अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा और रूपक। और ये सबसे बड़ी बात क्या है मित्रों, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार भास हैं। संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार कौन है? तो ये है भास। आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार भास है, पहला ये। दूसरा ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है कि भास के नाटकों की संख्या कितनी है? तो ये है 13। कितनी भास के नाटकों की संख्या? ये है 13। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। कथा वस्तु के आधार पर भास के नाटकों का वर्गीकरण रामायण मूलक, मतलब रामायण पर इनके नाटक लिखे गए हैं। दूसरा महाभारत मूलक, महाभारत पर लिखे गए हैं। उदयन कथा मूलक, कल्पना मूलक, मतलब लोक कथाओं पर और कल्पना की भी, कल्पना मूलक भी कुछ है और कुछ लोक कथाओं पर आधारित हैं। भाई जो लोक कथा पर आधारित होंगे वही कल्पना मूलक भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब इनके जो 13 नाटक हैं उनके विषय में हम देखते हैं। तो इनके ये 13 नाटक कौन कौन से हैं महाकवि भास के? अभिषेक नाटक। क्या है? पहला अभिषेक नाटक, दूसरा प्रतिमा नाटकम, प्रतिमा नाटकम, तीसरा मध्यम व्यायोग, मध्यम व्यायोग, चौथा दूत वाक्यम, पांचवा कर्णभार, छठा दूत घटोत्कच, सातवां पंचरात्रम, आठवां उरुभंग, नवा बाल चरित, 10वां प्रतिज्ञा योगंधरायण, 11वां स्वप्न वासव दत्तम। इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक मित्रों, इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक स्वप्न वासव दत्तम। 12वां अभिमारक, 12वां नाटक क्या है इनका? अभिमारक या अभिमारकम। 13वां नाटक चारुदत्त, 13वां नाटक है चारुदत्त। तो एक बार मैं फिर से इनके नाटकों के नाम पढ़ देती हूँ। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भास के नाटकों की संख्या कितनी है? तो ये है 13। ये कौन कौन से? पहला अभिषेक नाटक, दूसरा प्रतिमा नाटक, तीसरा मध्यम व्यायोग, चौथा दूत वाक्यम, पांचवा कर्णभार, छठा दूत घटोत्कच, सातवां पंचरात्रम, आठवां उरुभंग, नवा बाल चरित, 10वां प्रतिज्ञा योगंधरायण, 11वां स्वप्न वासव दत्तम, 12वां अभिमारक और 13वां है चारुदत्त। आगे देखते हैं इनके नाटकों के विषय में।
इनके नाटकों के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इनका जो अभी सॉरी, और मित्रों थोड़ा जुकाम सर्दी चल रहा है मेरे, इसीलिए अभिषेक नाटक है सबसे पहला। तो अभिषेक नाटक में क्या है, ये 6 अंकों का नाटक है। यदि अभिषेक नाटक के विषय में पूछ लिया गया ये इस नाटक में कितने अंक हैं, तो आपका उत्तर होगा कितने अंक है, 6 अंक। तो अभिषेक नाटक ये 6 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का, 6 अंकों का। जैसे कि रामायण रामचरितमानस, इसमें कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। सबसे पहला जो वाल्मीकि जी की रामायण है या रामचरितमानस है, सबसे पहला कांड कौन सा होगा, बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, जिसको कि रामायण में युद्ध कांड कहा गया वाल्मीकि जी वाले में, और रामचरितमानस में क्या कहा गया, लंका कांड। फिर उसके बाद उत्तर कांड। तो इसमें अभिषेक नाटक जो है ये 6 अंकों का नाटक है इनका, और ये रामायण पर आधारित नाटक है। इसमें किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक की संपूर्ण कथा संक्षेप में दी गई है, और अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए अभिषेक नाटक कितने अंकों का है, तो यह नाटक है 6 अंकों का। इसमें कौन से कांड से कौन से कांड की कथा है, तो किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक की कथा का वर्णन है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। फिर उसके बाद दूसरा नाटक है इनका प्रतिमा नाटक। क्या है, प्रतिमा नाटक। इस नाटक में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। इसमें भी राम के जीवन का वर्णन है। फिर मध्यम व्यायोग, ये 1 अंक का व्यायोग नामक रूपक है। 1 अंक है इसमें। जब 1 अंक है तो क्या कहा जाएगा, इसे एकांकी। मित्रों, नाटक और एकांकी में यही अंतर। नाटक में मुख्य रूप से 6 अंक होते हैं। कितने अंक, 6 अंक। और जो एकांकी होता है उसमें केवल 1 अंक होते हैं। और भास जी पहले नाटककार हैं संस्कृत के, और पहले एकांकीकार भी हैं। क्या हैं, पहले नाटककार भी हैं और प्रथम एकांकीकार भी हैं। तो मध्यम व्यायोग क्या है, ये एकांकी है। ये 1 अंक का व्यायोग नामक रूपक है। इसमें मध्यम पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होते हैं और हिडिंबा से उनका पुनर्मिलन होता है। इसी का इस नाटक में वर्णन है। आगे देखते हैं। उसके बाद चौथा नाटक है इनका दूत वाक्यम। ये एकांकी रूपक है, ये भी एकांकी रूपक है मित्रों। मतलब दूत वाक्यम जो नाटक है भास जी का, ये भी एकांकी, मतलब इसमें भी 1 ही अंक है। एकांकी मतलब वह नाटक जिसमें केवल 1 अंक हो। इसमें कृष्ण के दूत बनकर पांडवों की का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का वर्णन है। तो दूत वाक्यम क्या है, एकांकी रूपक है। इसमें कृष्ण के दूत बनकर पांडव, कृष्ण जी स्वयं जाते हैं पांडवों का दूत बनकर, किसके पास, दुर्योधन के पास। जब दुर्योधन कहता है 1 दिन का भर 1 सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के भूमि, तो दूत वाक्यम जो है ये एकांकी रूपक है। इसमें कृष्ण के दूत बनकर पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का वर्णन है। मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जाते हैं पांडवों के दूत बनकर, किसके पास, दुर्योधन के पास। फिर उसके बाद 5वां नाटक है कर्णभार। कर्णभार ये भी एकांकी है। ये भी मित्रों एकांकी है। इसमें भी 1 ही अंक है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। कर्णभार क्या है,
ये एकांकी नाटक है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी, जो ब्राह्मण वेशधारी इंद्र होते हैं भाई, इंद्र अगर कवच कुंडल न मांगते किससे, कर्ण से, तो कर्ण को कोई नहीं हरा सकता था। तो कर्णभार जो नाटक है भास जी द्वारा रचित यह एकांकी है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र, जो ब्राह्मण वेश धारण करके इंद्र आए थे, उनको कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। फिर उसके बाद है छठा दूत घटोत्कच। ये एकांकी नाटक, ये भी एकांकी है मित्रों, एक ही अंक का वर्णन है इसमें। दूत घटोत्कच ये एकांकी नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूध बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन द्वारा उसके अपमान करने का वर्णन है। आगे देखते हैं। पंचरात्र सातवां नाटक है भास जी द्वारा रचित पंचरात्र। इस रूपक में 3 अंक हैं। वैसे नाटक में मुख्य रूप से 6 अंक होते हैं, लेकिन पंचरात्र जो नाटक है इसमें 3 अंक है। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। दुर्योधन शर्त लगाता है यदि 5 रात के अंदर पांडव मिल जाते हैं तो दे दूंगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यज्ञ की जब समाप्ति हो गई, द्रोण ने दुर्योधन से क्या दक्षिणा मांगी, ये दक्षिणा मांगी पांडवों को आधा राज्य दे दो। तब दुर्योधन ने कहा यदि 5 दिन के अंदर पांडव मिल जाते तो उन्हें आधा राज्य दे दूंगा। और द्रोण के प्रयास से पांडव मिल जाते हैं और उनको आधा राज्य दुर्योधन दे देता है। उसके बाद 8वां नाटक क्या है, उरुभंग। ये एकांकी नाटक है, मतलब इसमें एक ही अंक है। द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ करके उसको मारने का वर्णन इसमें किया गया है। फिर बाल चरित, इस नाटक में 5 अंक हैं। इस नाटक में 5 अंक हैं और ये इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंसवध तक की कथा वर्णित है। बालचरित, जैसा बालचरित नाम से ही पता चल रहा है कि बचपन का वर्णन होगा, तो इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंसवध तक की कथा वर्णित है। किसमें, बालचरित नामक नाटक में। आगे देखते हैं। फिर इनका 10वां नाटक है चारुदत्त। चारुदत्त, इसमें 4 अंक हैं, जैसा चारुदत्त नाम ही है। 4 से आप याद रखो 4, तो इसमें 4 अंक हैं। इसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वैश्या के प्रणय का वर्णन है। इसमें भरतवाक्य नहीं है और कथा अधूरी है। फिर उसके बाद 11वां है अभिमारक। इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय और विवाह का वर्णन है। अब 12वां है प्रतिज्ञा योगंधरायण। इस नाटक में 4 अंक हैं। उदयन के वासोदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। मतलब जो राजा उदयन थे उनके वासोदत्ता के प्रेम और विवाह का वर्णन है। योगंधरायण द्वारा उदयन के प्रद्योत के यहाँ से छुड़ाने और उसकी नीतिमत्ता का वर्णन है। फिर 13वां स्वप्न वासोदत्तम, जो भास जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। यदि ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा स्वप्न वासोदत्तम। स्वप्न वासोदत्तम, इसमें 6 अंक हैं। वैसे मुख्य रूप से कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए इसमें किस एकांकी में, तो 1 अंक होता है, नाटक में 6 अंक होते हैं। अब इसमें जैसे आपने कहीं पढ़ा 3 अंक 4 अंक, तो ये अपने आप में एक अपवाद है। वैसे यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए
कि नाटक में कुल कितने अंक होते हैं मुख्य रूप से, तो आपका उत्तर 6 ही होगा, आप 6 ही लिखिएगा, और एकांकी में केवल 1 अंक होते हैं। तो इनका ये जो नाटक है स्वप्न वासोदत्तम, ये इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है भास जी का। इसमें 6 अंक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वप्न वासोदत्तम के विषय में आपसे और अंदर जाकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो स्वप्न वासोदत्तम जो भास जी का नाटक है, इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है, इसमें 6 अंक हैं। योगंधरायण का वासोदत्ता के मरने के प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराना तथा उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त कराने का वर्णन है। मतलब योगंधरायण का वासोदत्ता के मरने का झूठी अफवाह फैलाकर उदयन का पद्मावती से ये विवाह कराते हैं। ठीक है, योगंधरायण जी तथा उदयन के जो उदयन का राज छिन गया था उसको पुनः प्राप्त कराने का इसमें वर्णन है। अब स्वप्न वासोदत्तम जो इनका नाटक है, इसके विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसका बारे में थोड़ा हम अलग से देख लेते हैं। तो ये तो अभी आपने पढ़ा ही, स्वप्न वासोदत्तम का परिचय क्या है, इसके लेखक कौन है, भास जी हैं। काव्य विधा क्या है, नाटक। विभाजन कितने में हुआ है, 6 अंकों में, माने 6 अंक है इसमें स्वप्न वासोदत्तम में। उपजीव्य क्या है इसका, ऐतिहासिक नाटक है, गूढ़ाढ़ कृत बृहत कथा से लिया गया है। इसमें श्लोक संख्या कितनी है, स्वप्न वासोदत्तम में 57। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। स्वप्न वासोदत्तम में श्लोक संख्या कितनी है, 57। विभाजन कितने में हुआ है, 6 अंकों में। काव्य विधा क्या है, नाटक। आगे देखते हैं। नायक कौन है स्वप्न वासोदत्तम का, उदयन। उदयन नायक है। नायिका कौन है, वासोदत्ता। विदूषक कौन है, वसंतक। कंचुकी वादरायण। प्रतिनायक कौन है, आरुणी। और इसका प्रधान अंगी रस कौन सा है, श्रृंगार रस। जो इसका मुख्य रस है, प्रधान रस है स्वप्न वासोदत्तम नाटक का, वो क्या है, श्रृंगार रस। अब गौड़ रस भी देख लेते हैं क्या है इसमें। अन्य रस या गौड़ रस क्या है, वीर। मुख्य रस इसका क्या, स्वप्न वासोदत्तम का प्रधान रस श्रृंगार रस। इसके अतिरिक्त अन्य रस या गौड़ रस है, वीर रस, करुण रस एवं अद्भुत रस। ये गौड़ रस है इसके अन्य रस। नायक कोट क्या है, मतलब उदयन किस प्रकार के नायक थे, तो धीर ललित दक्षिण नायक। अलंकार स्वप्न वासोदत्तम में कौन कौन से हैं, तो इसमें मुख्य अलंकार है उपमा। कौन सा मुख्य अलंकार, उपमा। इसके अतिरिक्त उपमा के साथ साथ रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। गुण कौन कौन से है, प्रसाद गुण, माधुर गुण और ओज गुण। ये तीनों ही गुण हैं भाई। श्रृंगार रस मुख्य है, उसके बाद वीर रस है, करुण रस है। तो श्रृंगार और करुण रस में क्या होता है, ज्यादातर माधुर रस होता है, कहीं कहीं प्रसाद, वो माधुर गुण होता है, कहीं कहीं प्रसाद गुण भी आ गया होगा। और उसके बाद वीर रस, वीर रस में ओज गुण होगा। तो तीनों ही गुण हैं इसमें। रीत कौन सी है, वैदर्भी। छंद कौन कौन से हैं, जो इसमें मुख्य छंद है वो है अनुष्टुप। मुख्य छंद अनुष्टुप है। और वसंत तिलका, सबसे मुख्य छंद क्या है, वो अनुष्टुप। और अनुष्टुप के बाद क्या है, वसंत तिलका। तो अनुष्टुप और वसंत तिलका जो छंद है, ये मुख्य रूप से इनका प्रयोग किया है भास जी ने, किसमें, स्वप्न वासोदत्तम में। तो मित्रों, ये जो है भास के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी, सभी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अब इसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा वो होगा कालिदास के विषय में। और इन सब के विषय में प्रश्न, कोई ऐसा वर्ष नहीं जब आपकी परीक्षा में प्रश्न ना पूछा गया हो, चाहे वो LT ग्रेड हो, चाहे TGT हो, PGT। तो इसको
पहले आप ये पढ़िए, संस्कृत के जितने भी कवि हैं या संस्कृत विषय में अन्य जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें जो आपकी परीक्षाओं में आती हैं, वो सभी आपको इस चैनल के माध्यम से उसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी। फिर इससे संबंधित प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और जो ये रविवार आएगा, रविवार को आपकी 2 घंटे की मैराथन क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास होगी, जिसका समय रहेगा 4 बजे शाम से 6 बजे तक, जिसमें 100 प्रश्न लेकर, रीत काल के 100 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो आप लोग रविवार को शाम 4 बजे से 6 बजे तक वो ऑनलाइन क्लास अवश्य अटेंड करिएगा। तो मित्रों, अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार।